में आंदोलन कर रहे किसानों से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मिलेंगे। दोपहर 2 बजे किसानों से मिलेंगे फडणवीस। विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसानों की मांग पर सकारात्मक फैसला लेंगे। किसानों की क्या क्या मांगे हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बता दें। किसान ये चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू की जाए। वन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो पारंपरिक ढंग से वहां खेती करते हैं, उसकी किसानी और खेती का पूरा हक किसानों को मिले। साथ ही साथ पूर्ण कर्ज माफी की जाए। साथ ही साथ किसानों के लागत के 1.5 गुना मूल्य उन तक पहुंचे, ये सरकार व्यवस्था करे। सरकार ने कर्ज माफी की भी बात कही थी। सरकार ने ये भी कहा था अपने घोषणा पत्र में कि हम कोशिश करेंगे कि हम किसानों को जो बिजली की खपत होती है उसको कम से कम कर दें या उसके बिल कम से कम माफ कर दें या उसमें कटौती कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, जिसको लेकर महाराष्ट्र के किसान काफी नाराज हैं। अभिषेक शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ लाइन पर है। अभिषेक ये बताइए कि लाइव है हमारे साथ। अभिषेक ये बताइए कि किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कौन लोग कर रहे हैं, और मैं जानता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों ने उनको समर्थन दे दिया है। वह के समर्थन कर रहे सीताराम येचुरी की जो पार्टी है, सीताराम येचुरी खुद इस समर्थन में यहाँ पे उतरे हैं और मुंबई आ रहे हैं। लेकिन जाहिर जैसा सही कहा आपने कि पूरे महाराष्ट्र जितने भी पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, सिवाय कह सकते हैं जो सत्ताधारी पक्ष है बीजेपी के। लेकिन सबसे जितनी भी मांगे हैं उसके बारे में हम सकारात्मक सोच रहे हैं और मांगे जरूर मान ली जाएगी। इसे 2 बजे वह किसान नेताओं से मिल भी रहे हैं। हमारे साथ तमाम देख रहे किसान इस वक्त मौजूद हैं जो करीबन 180 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हुए हैं। 6 दिन लगातार चले हैं, उसके बाद यह मुंबई तक पहुंचे हैं। इनके तमाम लोगों के पैरों में ऐसा है कि लोग छाले पड़ गए हैं, पलट गए हैं। लेकिन इसी बात को लेकर है, किसी भी सूरत में जो इनकी मांगे हैं वो मांग पूरा होना ही चाहिए। ये देख रहे हैं हमारे हाथ में एक पेपर भी है जो आप वन की बात कर रहे थे। वन विभाग की जो जगह है जिसको लेकर पिछले साल से कई सालों से इनके तमाम जो पूर्वज हैं वह उस पे रह रहे हैं, उस पे तमाम किसान खेती कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इनके नाम पर नहीं होती है। मिला तो सिर्फ आश्वासन मिला है। सीधे इन लोगों से जानते हैं, आप 1-2 पेपर नहीं है, इनके हाथों पूरा गट्ठा है। इसको राज्यपाल को देने की बात कर राज्यपाल को दिया जाएगा, लेकिन तमाम है कि अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई है। क्या लगता है आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी सरकार? मुझे तो नहीं है कि हमारी मांगे पूरी हो, क्योंकि ये सरकार सिर्फ वायदे कर दी है और हमारे ये लॉन्ग मार्च है। लॉन्ग मार्च के तहत हमारे 6 प्रमुख मांग है। उसमें हमारा वन अधिकार कायदे का पहला मांग है, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा 10 एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। लेकिन ये सरकार, हमें नहीं लगता कि ये हमें जमीन देगी। अभी उन्होंने यहाँ विधानसभा में घोषित किया होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं, विश्वास है नहीं उस सरकार पे कि ये हमारी मांग पूरी करेंगे। हम जितना जमीन हमारा वहाँ जितना एक्वायर है उतना तो हमें जमीन मिलना चाहिए ना, वो हमारे हाथ में है। हम ज्यादा तो जमीन मांगते नहीं। इसको बुलेट उन्हें इसके लिए उनको जमीन मिलती है, लेकिन हमें गरीबों को देने के लिए जमीन नहीं है इनके पास। लेकिन हमें जो किसान जो कि आज देश की रीढ़ है उनके लिए जगह नहीं है। क्या कहेंगे इसलिए आप लंबा तो सैकड़ों पेपर लेके आप घूम रहे हैं? हम उधर देंगे, सब आदमी सब किसान मिलके देंगे। चाहते हो क्या देते हमको, हम चाहते हैं। यानी इस बात है मराठी तो किसानों के आंदोलन को लेकर दिल्ली में हमारे ब्यूरो चीफ राकेश सिंह ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी से बात की है। क्या कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने, ये सुनते हैं। मुंबई में हजारों किसान वहां सड़क पर हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि किसानों की कर्ज माफी होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं। स्वामी साहब, आज जो है महाराष्ट्र विधानसभा का घेराव भी करने वाले हैं, आखिरकार जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार तो जवाहरलाल नेहरू से शुरू होता है। जब उन्होंने सोवियत यूनियन की जो सोवियत मॉडल हमारे देश में थोपा था, और उनको जो उस समय जानना चाहिए था कि 1857 में सारे किसानों ने रानी झांसी के लिए पैसा भी दी और लोग भी दिया सेना में भर्ती करने के लिए, और इसीलिए उनके किसानों के कमर तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने फैसला किया और जमींदारी सिस्टम जैसे कुकर्मी सिस्टम को लागू किया। तो उस समय 1947 में किसानों ने हम लोगों की आज़ादी आंदोलन में साथ दी और उनको उस समय करना चाहिए, और ये चलते आया है। हमारी जो 4 साल में भी जो कृषि की उत्पादन है वो खास तौर पर अनाज
ये कम होते गया है। और जो लोग कपास और कैश क्रॉप्स उन्होंने इसका फायदा उठाया, तो मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी भीड़ आएगी तो हम लोगों को किसानों से बात करनी चाहिए। नहीं लगता है कि कर्ज माफी और उचित मूल्य एक ऐसा मुद्दा है जो किसानों की बात सुनी जानी चाहिए? नहीं, देखिए, किसानों को हाँ सही मूल्य देने से ही पर्याप्त है। उसके लिए कर्ज माफ ये सब के उनको निर्यात करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि हमारी कृषि के उत्पादन सबसे सस्ता है। क्या महाराष्ट्र सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए? महाराष्ट्र सरकार को निश्चित तौर पर किसानों से मिलना चाहिए और कहना चाहिए कि देखिए, हम ये सारी बहुत पहले से होते आई है, 4 साल में नहीं कर पाए और हमें थोड़ा समय दीजिए। तो सीधे तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी साहब का कहना है कि राज्य सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। महाराष्ट्र में हजारों किसान सड़क पर हैं। बातचीत करने के लिए शिवसेना नेता संजय राउत जी हमारे साथ हैं। संजय जी, हजारों की तादाद में किसान जो है वो मार्च करते हुए नासिक से मुंबई पहुंच गए हैं। सरकार में आप वहां पे भी हैं, दिल्ली में भी हैं, जिम्मेदार कौन है किसान की परेशानी के लिए? सरकार में हम वहां भी है, यहाँ भी है, ठीक है, लेकिन किसानों की मांग लेकर हम सरकार के खिलाफ पहले खड़े हो गए थे। हमने मांग की ऋण मुक्ति की, हमने दी थी धमकी कि अगर ऋण मुक्ति नहीं होती है किसानों की, हम सरकार से बाहर निकलेंगे। घोषणा हुई है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। स्वामीनाथन आयोग की बात है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है, जो किसान जंगल में रहता है उनकी जमीन की बात है। सरकार कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। सरकार तो बिजी है सिर्फ चुनाव लड़ने में और चुनाव जीतने में, तो किसान रास्ते पे उतर आया है, उनके साथ रहना पड़ेगा। जो लोगों की कमेटी बनाई है, क्या आपको लगता है कमेटी बनाने से ही जो किसान की समस्या है वो हल हो जाएगी? छोड़ो, कमेटी तो 50 साल से बनती है किसानों की समस्या के ऊपर। एक कमेटी के बाद छोड़ दीजिए और मुख्यमंत्री को हमारा अपील है, एक कमेटी बेमिटी की झंझट में मत आइए, आप घोषणा कर दीजिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संजीत के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हजारों किसान मुंबई पहुंच चुके हैं और आज महाराष्ट्र विधानसभा का घेराव करेंगे। हमारे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता माजिद मेमन साहब हैं। मेमन साहब, आखिरकार जिम्मेवार कौन है? देखिए, सरकार ने बहुत ही गैर जिम्मेदारी के साथ काम किया है। फडणवीस सरकार, मोदी सरकार किसानों के मामलों में सिर्फ जुमलेबाजी और वादों से काम चलाती आई है। 2014 से भी वादे किए गए थे किसानों के हित में, पूरे 4 वर्ष के बाद भी आज कुछ नहीं हो पाया। और दुख की बात यह है कि किसान की आत्महत्याओं को रोकने की, किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? उनको अपनी फसल की कीमत नहीं मिलती, उनका घर चल नहीं सकता, उनकी बेटियों की शादी नहीं हो पाती, वो किसानी अपना खानदानी जो काम है उसको छोड़ कर कहीं और जाने की बात कर रहे हैं। तो सरकार सो रही है, मुख्यमंत्री को नजर नहीं आता। और पिछले 2 महीने से हल्ला बोल के तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस को लेकर भी पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने का दौरा किया। पवार साहब हर जगह गए हैं और हर जगह उमड़ती हुई जनता ने उनका समर्थन किया है कि हम लोग किसानों के मामले को अगर नहीं कर पाएंगे तो हमें वहां सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस की गिनती के दिन रह गए हैं। अच्छा, लेकिन उनकी मांग है कि कर्ज माफी उचित जो है मूल्य मिले। देखिए, उनकी कर्ज माफी वाली जो बात है, तो कितना पैसा किसानों की कर्ज माफी के लिए लगेगा? उससे 10 गुना पैसा उनके नाक के नीचे से लेकर हांगकांग पहुंच गए लोग। और इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है संसद भवन से। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह संसद पहुंचे। वो गेट नंबर 4 से अंदर जा रहे थे। उसी समय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बाहर निकल रहे थे, लेकिन दोनों नेताओं में कोई बात नहीं हुई, कोई दुआ सलाम नहीं हुई। ये बताता है कि दोनों के बीच के जो पर्सनल रिलेशंस हैं वो किस तरीके के हैं। आजकल जो फ्लेवर ऑफ द मंथ है, अगर ये कहा जाए सेंट्रल हॉल के अंदर, तो वो राहुल गांधी है। जी हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी भी और अमित शाह भी। अमित शाह एक ही दिन वो दोनों वहां बैठे थे, इसलिए मैंने आधे घंटे के अंतराल पर पहले राहुल जी अपनी मां के साथ बैठे आकर के, फिर आधे घंटे बाद अमित शाह वहां बैठे, तो दोनों तरफ जो जमावड़ा लगा, तो वो उस दिन तो लोगों को लगा कि आज टक्कर हो रही है। लेकिन ये देखिए, 3 फीट 3.5 फीट का दरवाजा है, वहां से निकलते समय भी यदि एक दूसरे से विश नहीं कर रहे हैं तो शायद राजनीति बहुत अजीब मुकाम पर पहुंच गई है। और क्योंकि संसद में दोनों को बार बार मिलना ही है कम से कम अगले 4-5 सालों तक, उस समय तक भी राज्यसभा में और लोकसभा में नहीं। अगर अमित जी ने कहा है कि वो मंत्री नहीं बनेंगे तो कम से कम सेंट्रल हॉल में तो मिलना ही मिल रहा है। बिल्कुल मिलना ही पड़ेगा। और विभिन्न जो बैठकें होती है स्पीकर के द्वारा या बाकी पार्लियामेंट कमेटी की, उन सब जगहों पे उनको मिलना होगा आपस पे, तो संवाद तो रखना चाहिए। मगर देखिए, संप्रग सरकार के समय अमित शाह जी को जेल जाना पड़ा और
कांग्रेस में कई लोग महसूस करते हैं कि इस सरकार के अब अंतिम समय में या फिर यदि अगला मौका इनको मिल गया तो उस समय कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को जेल जाना पड़ सकता है। तो शायद कटुता इस समय चरम पर है दोनों दलों के बीच में। बिल्कुल, कटुता चरम पर है और इसकी क्या पराकाष्ठा है ये आज हमको देखने को मिल गया जब दो बड़े नेताओं के बीच दुआ सलाम भी नहीं हुई। ऐसा कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के नेता बहुत हिल मुल के रहते हैं संसद भवन के अंदर, लेकिन अगर टॉप लीडरशिप में इस तरह का टेंशन दिखाई दे रहा हो तो संसद फिर कैसे चलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी संजय शर्मा जुड़े हुए हैं। संजय, कितने बजे का वक्त था, क्या क्या हुआ वहां पर? देखिए 11 बजी थी उस समय, 11:15 हुए थे। उसी समय राहुल गांधी संसद से बाहर निकलने वाले थे, वैसे ही अमित शाह आए। अमित शाह ऊपर चढ़ने लगे सीढ़ियों पर। गेट नंबर 4 की सीढ़ियां काफी सक्रिय हैं। जैसे ही अमित शाह ने ऊपर चढ़ना शुरू किया वैसे ही राहुल गांधी ने नीचे उतरना शुरू किया। दीपक जी, जबरदस्त, ऐसा पहली बार हुआ है कि दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आमने सामने आए, लेकिन दोनों में नमस्ते तक नहीं हुआ, अभिवादन तक नहीं हुआ, दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तक नहीं, दोनों ने नजरें इधर उधर फेर ली। यानी कि संसद का वो माहौल खत्म हो चुका है अब। जब हाथ प्रयास होता था, नेता मिलते थे एक दूसरे से, हेलो हाय करते थे, अभिवादन स्वीकार करते थे एक दूसरे का। दीपक जी, दोनों ने एक दूसरे की तरफ नजरें फेर ली, दोनों बिल्कुल चले गए। यानी आप देख सकते हैं, मान सकते हैं कि कटुता किस लेवल तक बढ़ चुकी है कि अब दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष अगर आमने सामने आएंगे तो एक दूसरे को देखेंगे तक नहीं, अभिवादन तक नहीं करेंगे। दीपक जी, चलिए संजय, ये बताता है कि देश की राजनीति अब किस मुकाम पर पहुंच गई है, क्योंकि राजनीति में अंतिम गोल होता है जीतना, लेकिन जीतने से भी आगे कई चीजें हैं। जबकि दोनों ही गुजराती हैं, गुजराती खून राहुल जी में भी काफी है, इसलिए मैंने कहा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गुजराती खून राहुल गांधी में भी ज्यादा है और गुजराती खून अमित शाह जी के अंदर भी है। लेकिन दोनों अध्यक्षों का इस तरह से बेरुखी के साथ निकल जाना कहीं ना कहीं मन में एक संदेह और संकट इस हालात के लिए, संसद के स्टेलमेट के लिए, संसद के गतिरोध के लिए जरूर खड़ा करता है। पहले एक सांभर और इडली डोसा पे जो है वो पार्लियामेंट के डेडलॉक्स टूट जाया करते थे। मैं उन वाक्यों का मतलब गवाह रहा हूं, मैं उन तमाम इंसिडेंट्स का। लेकिन आज की सिचुएशन देखने के बाद ऐसा लगता है कि दूरियां बहुत बढ़ गई हैं और उसको पाटने के लिए अभी काफी प्रयास करने होंगे। फिलहाल हम आपको सीधे लिए चलते हैं बनारस, वाराणसी, जहां पर इस वक्त दीनदयाल हस्तकला संकुल में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो। आप देख रहे हैं दीनदयाल हस्तकला संकुल की है। इससे पहले मिर्जापुर में उन्होंने सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था। आप वहां शहनाई का लुत्फ उठाते हुए क्या कहेंगे अनुज जी बनारस की शहनाई के बारे में? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी, बिल्कुल सही बात है। भगवान शंकर की ये नगरी सबसे आदि शहरों में गिनी जाती है और इसलिए संगीत चूंकि धर्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए संगीत के हर रंग वहां आपको दिखेंगे और बहुत प्राचीन परंपराएं दिखेंगी। घराने अपने वहां हैं जो पूरे देश के लोगों को शिक्षा देते हैं उसकी। और अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी वहां के सांसद पिछले 4 वर्षों से हैं, इसलिए शहर का महत्व फिर से दोबारा बढ़ गया है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के होने से, सांसद होने से महत्व और बढ़ गया है। सर, ये जो हस्तकला, ट्रेडिशंस, संस्कृति, इनका जो आदान प्रदान होता है, ये दो देशों की डिप्लोमेसी में कितना महत्वपूर्ण होता है? इसका महत्व है बहुत ज्यादा, और खासकर फ्रांस के साथ, क्योंकि फ्रांस भी इन चीजों की बहुत कदर करता है। आपको याद होगा कि जब भारत के विशेष इंडियन फेस्टिवल ऑफ इंडिया बनाने शुरू किए थे हमने, तो 80s में पहला फेस्टिवल ऑफ इंडिया फ्रांस में ही हुआ था, क्योंकि फ्रांस के लोगों में भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय कल्चर, आर्ट, प्लेज, फिल्म, ड्रामा, सभी के लिए एक इंटरेस्ट है। तो अब जैसे देखिए, वो जो बनारस का पूरा एक आलम है, बनारस अपने आप में एक विश्व है और फ्रांस भी अपने को विश्व का सेंटर समझते हैं। तो उनकी जब बनारस में जाते हैं वो देखते हैं बनारस का, और खासकर फ्रांस के लिए हमने आज से करीब 10-15 साल पहले एक प्ले देखा था जो कि बनारस के ऊपर था, ओपेरा था, और फ्रेंच कंपोजर्स ने बनाया था। दिल्ली में उसका मंचन हुआ था। तो वो कबीर के जमाने का बनारस और वो सब। तो फ्रांस को इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, और वो चूंकि आर्ट और कल्चर को किसी राजनीति से नहीं जोड़ते, वो बल्कि एक सभ्यता और संस्कृति से जोड़ते हैं। तो इसलिए फ्रांस के साथ विशेष तौर से बनारस में ले जाना उनका और मैक्रों का उनके साथ जोड़ना
ये अपने आप में अहमियत रखता है। सर, अब एक छोटी सी चीज जानना चाहूंगा, जैसा कि सर ने कहा कि इंडियन फेस्टिवल्स मनाने की परंपरा फ्रांस से शुरू हुई। फ्रांस के से इसके अलावा सांस्कृतिक और ये जो हस्तकला हस्तशिल्प है उसमें किस किस तरह के एग्रीमेंट्स है या किस किस तरह का ट्रेड होता है भारत और फ्रांस के बीच? दीपक, देखिए, भारत और फ्रांस के बीच में काफी एक जो कल्चरल डिप्लोमेसी है काफी ज्यादा रोबस्ट है। बॉन्जोर इंडिया फेस्टिवल अभी चल रहा है भारत और फ्रांस के बीच में, भारत में चल रहा है फ्रांस की सरकार की तरफ से, और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन जो भारत सरकार का कल्चरल डिप्लोमेसी चलाता है वो दोनों मिलकर चला रहे हैं। इसके अलावा कल्चरल सेंटर्स हैं दोनों जगह पर। भारत में ओलियास फ्रांसे हैं, वहां पर पेरिस में भी भारत का कल्चरल सेंटर है। तो काफी ज्यादा जो है हमारे कहीं यहां से म्यूजिशियंस लगातार जाते रहते हैं, कॉन्सर्ट्स होते रहते हैं। तो एक बहुत एक्सचेंज है। और सबसे बड़ी बात है जो ये जो डिग्रीज वाला जो एक एक्सेप्टेंस, पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता था कि भारत के विद्यार्थियों के लिए कि भारत की डिग्रीज को वहां मान्यता नहीं मिलती थी। तो अगर अब जब मान्यता वाला जो एक एग्रीमेंट हुआ है उससे जाहिर बात है कि काफी ज्यादा योगदान एक दूसरे का बढ़ेगा। और सॉफ्ट पावर जो है भारत भी और फ्रांस भी, एक चीज और बताऊं, फूड भी जो है जैसे कहते हैं खान पान, भारत के इतने रेस्टोरेंट अगर आप पेरिस में जाएं, शौज़ेली में जाएं, इतने ज्यादा वहां पर भारतीय खाने के, भारतीय पकवान हर तरह का, चाहे आप डोसा देखें, चाहे नॉर्थ इंडियन बटर चिकन से लेकर और जितनी भी दाल भी आपको, अरहर की दाल भी वहां पर मिलेगी, तो वो सब है। और फ्रांसीसी खाना जो है अब भारत में भी कई जगह महानगरों में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो ये जो आपस में एक जो कल्चरल सिमिलैरिटी है, जिसे कहते हैं बिल्कुल समानताएं हैं, ये भी दोनों देशों को जोड़ती हैं। और ये भी प्रधानमंत्री और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रों, इस दौरे में इसको भी ज्यादा, जिसे कहते हैं जिन संबंधों को जोड़ने के लिए एक नए तार की तरह एक वो इसका विस्तार कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मैं आप दोनों को रोकूंगा, मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं और उसके बाद हम चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि यहां से निकलने के बाद सीधे जाएंगे अस्सी घाट और वहां से होगा नौका विहार। तो सीधे उन तस्वीरों के साथ आपको लिया चलेंगे और आपको ये बताएंगे कि जो फ्रांस से हमारा दोस्त आया है उसने काशी को कब कब सलाम किया।